यह है रैपिड रेल की पहली ट्रेन। यह ट्रेन गाजियाबाद के दुहाई डिपो में पहली दफा आरआरटीएस के ट्रैक पर 25 किलोवोल्ट ट्रैक्शन सिस्टम पर चलाकर देखी गई। जब यह ट्रेन आरआरटीएस की पटरियों पर दौड़ रही थी तो इसमें एनसीईआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार सिंह और दूसरे उच्च अधिकारी बैठे हुए थे। रैपिड रेल की इस ट्रेन के टेस्टिंग के दौरान इसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क का भी सफल परीक्षण किया गया। आरआरटीएस की यह ट्रेन सेट जल्द ही दुहाई से साहिबाबाद के बीच में 17 किलोमीटर के आरआरटीएस के ट्रैक पर ट्रायल के तौर पर चलाई जाएगी। गौरतलब है 82 किलोमीटर लंबे मेरठ गाजियाबाद दिल्ली रैपिड रेल परियोजना के तहत बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है और इसके एक सेक्शन पर 2023 तक इस ट्रेन को चलाने की योजना है। रैपिड रेल की यह ट्रेन गुजरात के सावली में एक निजी कंपनी के कारखाने में बनाई गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यह ट्रेन अंदर से कैसी है। रैपिड रेल में जो ट्रेन चलने जा रही है उसी को हम आपको दिखा रहे हैं। ये सजी धजी ट्रेन एक अलग तरीके के सफर का एहसास कराएगी। किस तरीके से ये अलग है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आल्स्टॉम के स्पोक्स पर्सन हैं राजीव जोयसर जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। राजीव जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सवाल यही उठता है कि जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो हाई स्पीड ट्रेन की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेन दिख रही है इसको कहा जा रहा है सेमी हाई स्पीड। क्यों कहा जा रहा है सेमी हाई स्पीड? इसलिए बिकॉज इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, ये ऑपरेटिंग स्पीड है, एंड इसकी डिज़ाइन स्पीड है 180 kmph एंड देयरफॉर ये उस कैटेगरी में आ रही है जिसको सेमी स्पीड कहा जाता है। हाई स्पीड कैटेगरी में 250, 300, 350 में आता है और फिर वो वेरी हाई स्पीड गिना जाता है। सो ये इसलिए सेमी हाई स्पीड गिनी जाती है। तो सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन है और तमाम लोग सोच रहे होंगे सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और स्पीड बताई जा रही है 160 kmph पर चलेगी, स्टेशन है 25, तो 25 स्टेशन में इस तरीके की स्पीड कैसे गेन करेगी? तो उसके बारे में भी राजीव जी से पूछते हैं। राजीव जी, ये सवाल उठता है लगातार कि ट्रेन स्पीड की जो बात की जाती है तो कार के डायल में भी होता है 200 kmph। क्या ये ट्रेन चलती है? चला के देखते हैं आप लोग कि ऐसे ही बता देते हैं? इस ट्रेन का पूरा सिमुलेशन होता है। इसका जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है वो पूरे पहले सिमुलेट हो चुके हैं। जब हम बिड करते हैं तब उसको स्पेसिफिकेशन को अंडरस्टैंड करके एनालाइज करके हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये ट्रेन 160 तक ऑपरेटिंग स्पीड पहुंचेगी। जो रूट प्रोफाइल है उसके हिसाब से ये यूजुअली अराउंड 3.7 किलोमीटर के अंदर 160 की स्पीड पकड़ लेगी। एवरेज डिस्टेंस जो ये कॉरिडोर में है दिल्ली और मेरठ के, वो अराउंड 5 किलोमीटर के आसपास है। सो इसलिए ये डिज़ाइन की है कि वो इस तरह से 160 kmph की स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड को अचीव कर सके। अब हम अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पहली दफ़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन कैसी होगी। तो सर, जिस बोगी के अंदर हम हैं, हम बोगी बोल रहे हैं, जिस डिब्बे के अंदर हम हैं, अगर हम उसकी बात करें, ये किस तरीके का कोच है? सो आप देख सकते हैं एक बड़ा डिफरेंस ये ट्रेन वर्सेस जो आप नॉर्मल मेट्रो ट्रेन देखते हैं। इसमें काफ़ी सीटिंग कैपेसिटी है बिकॉज जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है पैसेंजर्स को और जो दो सिटीज़ को हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो पैसेंजर्स की कैटेगरी होगी उनके हिसाब से हमने लगेज रैक्स भी रखे जो आप मेट्रोस में नहीं देखते हैं। सो दिस इज़ मोर फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जिनको दिल्ली से मेरठ जाना है, जो लाइक मॉर्निंग में आके इवनिंग में जा सकते हैं, अपना डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं। और सिटिंग कैपेसिटी इसलिए क्योंकि ये लॉन्गर डिस्टेंस है। एवरेज मेट्रो स्टेशन के डिस्टेंस 1 किलोमीटर के रहते हैं, ये 5 किलोमीटर के रहते हैं। सो आपको सिटिंग कैपेसिटी चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने ट्रेन डिज़ाइन की, हमने काफ़ी रूम रखा है बैठने के लिए। सीट्स के ओरिएंटेशंस हमने ऐसे रखे हैं कि वो एक डायरेक्शन में जब जा रही हो और जब दूसरे डायरेक्शन में आ रही हो, दोनों पैसेंजर्स को दोनों टाइप का फील मिले। तो काफ़ी फीचर्स हमने सोच के पैसेंजर्स के कंफर्ट, सेफ्टी, उनको जर्नी टाइम इम्प्रूव हो सके, वो सारे हमने कंसिडर किए हैं जब हमने डिज़ाइन की है, जो आपके नॉर्मल मेट्रो में नहीं होते। नॉर्मल मेट्रो की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप देखिए किस तरीके से एक स्पेस दिया गया है, एक अच्छा खासा स्पेस दिया गया है जहाँ पर एक स्ट्रेचर भी रखा हुआ है। और अगर हम दिव्यांगों की बात करेंगे तो उनके लिए एक तरीके से व्हील चेयर का भी इंतजाम है। हालांकि मेट्रो में भी जगह होती है, लेकिन
इतनी जगह नहीं होती है। तो यहाँ एक पर्पज है कि अगर मान लिया मेरठ में कोई बीमार पड़े और अचानक किसी अस्पताल में जाना है तो उसको एम्बुलेंस की जगह सीधा सीधा आप इस ट्रेन में ले जा सकते हैं, एक बड़ी चीज है। तो ये जो कंसिडरेशन हर एक डिब्बे में ये है क्या? नहीं, ये कुछ ही डब्बों में रखा है हमने, क्योंकि क्या है, ये लोकेशंस एक आइडेंटिफाइड लोकेशन है जिस पे ये रहेगा। हर हर डिब्बे में हम इतनी जगह नहीं दे सकते थे, बट जैसे आपने कहा, हमने स्पेसिफिक एक एरिया रखा है। सो जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी एक एक डिमार्केटेड एरिया है। और कोई इमरजेंसी आती है तो हमने स्ट्रेचर की फैसिलिटी भी रखी हुई है। तो स्टेशन की भी फैसिलिटी है। सर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जब इस तरीके की जो ट्रेनें होती हैं अमूमन देश में चल रहा है कि अल्मुनियम वाली ट्रेनें होनी चाहिए, यहाँ पर ये ट्रेन स्टील वाली है या अल्मुनियम वाली है? ये स्टेनलेस स्टील में बनी हुई है, और उसका रीज़न ये है कि अभी जो इंडिया में हमने लाइक इफ़ यू सी लास्ट 10-15 साल से हमने मेट्रो और ट्रेन की फैसिलिटीज़ बनाना चालू किया है। एल्यूमिनियम के लिए हमें और कुछ क्षमता चाहिए रहेगी, वॉल्यूम चाहिए रहेगा, सप्लायर बेस चाहिए रहेगा, जो आज के दिन में नहीं है। इसलिए हमने स्टेनलेस स्टील से चालू किया है। मेन पर्पस ट्रेन का ये रहता है कि आप कैसे उसको लाइट वेट बना सकते हैं सो दैट वो एनर्जी एफिशिएंट रहे। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए आपके पास कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आपकी जो मेन है प्रोपल्जन सिस्टम है। सो प्रोपल्जन सिस्टम को आप कितना एफिशिएंट बना सकते हैं जिससे नेट एनर्जी कंजम्पशन हो या आफ्टर रीजनरेशन वो आपका अच्छा रहे। तो वो सारी चीज़ हमने यहाँ पर कंसिडर की है जिससे वेट, एफिशिएंसी और पूरे सिस्टम का एक बैलेंस अप्रोच रहे। सो ये इसलिए हमने स्टेनलेस स्टील में डिज़ाइन की है। स्टेनलेस स्टील में डिजाइन की गई है और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह जरूरत होती है, कोई अपना लैपटॉप चार्ज करना चाहता है या कोई हम कह सकते हैं मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, साथ ही साथ आप अपना सामान ऊपर रख सकते हैं। और एक और बड़ी चीज़ है, अगर सर हम भारतीय रेलवे से कंपेयर करें, भारतीय रेलवे भी तो 160 पे चलाती है और आप कह रहे हो 160 सेमी हाई स्पीड और तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं, तो उनका कहना है हम भी तो चलाते हैं। बिल्कुल। सो उन्होंने भी अभी जैसे ट्रेन 18 डिज़ाइन की है, वो भी वही क्षमता रखती है। डिफरेंस वो है कि खाली वो ब्रॉड गेज ट्रेन है, 16 कार की ट्रेन है, बड़ी ट्रेन है, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए बनाई गई है। सो वो भी उसी क्षमता में रखी है। इस ट्रेन का पर्पस थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट है, वो स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए बनाई गई है। कंफर्ट लेवल और ये सब ध्यान में रख के कुछ एडिशनल फीचर्स जो आप देख रहे हैं, जैसे आपने बताया, हमने यूएसबी पोर्ट है, वाईफाई है, चार्जिंग पोर्ट्स है। सो हमने काफ़ी जो अर्बन क्राउड है जिनको ये फैसिलिटी चाहिए, जब वो एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें वो कनेक्टेड रह सकते हैं, जिसमें वो काम कर सकते हैं, एंड ओवरऑल उनकी जो जर्नी का एक्सपीरियंस है वो अच्छा रह सकता है। ना कि ट्रेन में, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस, जबकि वो स्टेशन में आते हैं, स्टेशन में बोर्ड करते हैं, डिबोर्ड करते हैं, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर कंसिडर किया है जब हमने ये ट्रेन डिज़ाइन की है कि किस तरह से पैसेंजर्स इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। एक और चीज होती है, अब ज्यादातर देशों में ये चल रहा है कि जो ट्रेन है वो बिजली से ही चल रही है, लेकिन उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम होना चाहिए, क्योंकि सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हम बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने? बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बिकॉज एनर्जी कंजम्पशन जो ओवरऑल रिकरिंग या ओपेक्स कॉस्ट जो बोलते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। सो जब हम ये ट्रेन डिज़ाइन करते हैं, हम ये ध्यान में रखते हैं कि कितना हम नेट एनर्जी कंज्यूम करेंगे एंड हम कितना रीजनरेशन कर सकते हैं। सो अभी हमने जो ये ट्रेन में डेवलप किया है, दैट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू जनरेशन प्रोपल्जन सिस्टम डाला है। हमारा ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोपल्जन टुगेदर इंश्योर करता है कि जो रीजनरेशन हो वो मैक्सिमाइज हो, जिसके वजह से जो हमारा नेट एनर्जी कंजम्पशन वो सबसे कम हो। सो ये हमने ध्यान करके ये डिज़ाइन किया है। तो आप समझिए कि अगर एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं तो वो भी इसमें कम रहेगा, यानी जब ब्रेक लगाते हैं तो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं रिस्टोर किया जाएगा। सर एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जब बात होती है मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया की बात की जाती है, तो आप लोगों का भी दावा है तो मेड इन इंडिया है, तो इसमें कितना मेड इन इंडिया है? 100% मेड इन इंडिया है और क्या क्या चीज़ें बाहर से हैं अगर हैं तो? सो हमने यहाँ पर इफ़ यू सी हमने काफ़ी कुछ लोकलाइज किया है। हमारा फैक्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल है, हम बोगी लोकली बनाते हैं, हम प्रोपल्शन लोकली बना रहे हैं। हाँ, कुछ कंपोनेंट हमें अभी भी बाहर से लाने पड़ते हैं, बट जो उनकी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है और लार्ज एक्सटेंट तक जो कंपोनेंट्स हैं वो हम अभी भी लोकल सोर्सिंग से ही कर रहे हैं। ट्रेन लेवल की अगर बात करें तो बड़ा स्टेनलेस स्टील होता है, जो मेन कंपोनेंट है जो ट्रेन के
कॉस्ट में हो या उसके असेंबली में ज़रूरत होती है, वो सब हमने लोकल ज़्यादा किया है। सो हमने इस केस में आपने अगर देखा हो तो हमने ऑलमोस्ट हमने 75 टू 80% टच किया है टू डू थिंग्स आउट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। सो उस लेवल का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमारे सप्लायर्स ने इन्वेस्ट किया है और हमने पूरी सप्लाई चेन उस तरह से एस्टेब्लिश की है। सर एक आखिरी सवाल है, अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर माना जाता है दुनिया भर में। इस देश में इतनी ज्यादा आबादी है, तो इस तरीके की जब ट्रेन बनती है तो एक ट्रेन से कितने रोजगार आप लोग जनरेट करते हो? काफ़ी होते हैं। क्योंकि हम अपने खुद के फैक्ट्री में डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने सप्लायर्स के फैक्ट्रीज में इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। हम जहाँ पर ये ट्रेन्स चलेगी वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कमर्शियल डेवलपमेंट होगा, सो वहाँ भी जॉब्स क्रिएट होगी। सो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का बढ़ता है। और इसलिए ऐसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और आप देखिए जो बेनिफिट मिलेगा जो राइडर्स है फाइनली, जिनकी जर्नी टाइम कम हो जाएगी, जो उनकी आज किसी को सुबह जाके शाम को आना है कंफर्टेबली, उसको स्टे नहीं करना पड़ेगा दिल्ली में, तो वो जो खर्चा होगा आने का, जाने का, रुकने का, वो सब काफ़ी इम्प्रूव होगा। सो ओवरऑल कंट्री को काफ़ी बेनिफिट होता है ऐसे सब प्रोजेक्ट से, और वी क्रिएट लॉट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स की यहाँ पर बात हो रही, कोई फिगर नहीं दे रहे हैं आप। तो अगर हम बात करें एक और चीज आपसे बस सिंपल सी जानना चाहते हैं, इस तरीके की जैसे जिस डिब्बे में खड़े हैं ये एग्जीक्यूटिव डिब्बा है और या कुछ अलग? ये नॉन एग्जीक्यूटिव है, आज के दिन में एक एग्जीक्यूटिव भी है डब्बा। सो दोनों के लिए हम उसको प्रीमियम कैटेगरी बोल रहे हैं और एक इकोनॉमिक कैटेगरी बोल रहे हैं। सो डिफरेंस थोड़ा सीट्स में दिखेगा आपको, और कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमने ज़्यादा दी है, बट बाय एंड लार्ज आपको इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट देर आर सम बेनिफिट्स जो हम प्रीमियम क्लास में देंगे। तो आप समझिए दो तरीके के यहाँ पर डिब्बे हैं। जिस डिब्बे में हम खड़े हुए हैं ये एक तरीके से इसमें साधारण क्लास है और दूसरे की बात अगर हम करेंगे तो प्रीमियम क्लास होगा। तो ये नई नवेली ट्रेन जल्द ही आपको मेरठ के आसपास चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि प्रायोरिटी सेगमेंट तय कर लिया गया है। 17 किलोमीटर का सेगमेंट है जिसमें साहिबाबाद से दुहाई के बीच में इसका जल्द ही ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, हम आपको वो भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर किस तरीके से बदल रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सावली।